बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कक्षा को शुरू करते हैं। जैसे कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। फिर हम लोगों ने पढ़ा था द्विविमीय आकृति 2D शेप। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सीमा परिमाप और क्षेत्रफल। और जब हम लोगों ने सीमा परिमाप क्षेत्रफल पढ़ा था, तब हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृति की परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था त्रिभुज का परिमाप निकालना, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। फिर हम लोगों ने सीखा था समांतर चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल निकालना। फिर हम लोगों ने सीखा था आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। इसी प्रकार फिर हम लोगों ने सीखा वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। फिर हम लोगों ने सीखा समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। फिर हम लोगों ने सीखा जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर हम लोगों ने सीखा सर्वांशम आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब कि विभिन्न प्रकार के आकृति जब एक आकृति में सम्मिलित होते हैं, मतलब कि जब दो या दो से अधिक आकृति मिलकर एक आकृति बनाते हैं तो जटिल आकृति कहलाती है। तो उनका क्षेत्रफल निकालना हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा था। और उसी पे आधारित आज की कक्षा में मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको चैट बॉक्स में नहीं, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपको जो दी गई आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको जो दी गई आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति क्या है, आकृति आपको एक जटिल आकृति है। और जब हमें जटिल आकृति की क्षेत्रफल निकालनी रहती है तो जटिल आकृति को हम लोग 2-3 आकृति में तोड़ लेते हैं। चलिए मैं आपको हिंट के रूप में थोड़ा बहुत बताया, ध्यान देंगे। यहाँ पे 3 आकृति बन गया है। पहला आकृति ये हो गया है, दूसरा आकृति ये हो गया है और तीसरा आकृति ये हो गया है। ठीक है, आप लोग क्या किए, तीनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए और जोड़ दीजिए, तो वही होगी आपकी जटिल आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने बच्चों ने इसका उत्तर दिया है सारे बच्चों का उत्तर सही है। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जितने बच्चे ज्वाइन हुए सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, जो भी आकृति हमें दी गई है इसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकृति में तोड़ना है। जैसे कि पहला आकृति क्या है, त्रिभुज, दूसरा है आपका आयत और तीसरा है आपका वर्ग। अब इन तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए, वही हमारी जटिल आकृति की क्षेत्रफल होगी। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां उत्तर देना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके हैं जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 आकृति, हमारे पास यहाँ पे
तीन आकृति है, मैं क्या करता हूँ तीनों आकृतियों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। मैं तीनों आकृतियों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला आकृति है आपका त्रिभुज, मैं यहाँ पे आपके लिए त्रिभुज बना दिया। दूसरा आकृति क्या आपका, दूसरा आकृति है आपका आयत, मैंने दूसरा आकृति बना लिया आपके लिए आयत। और तीसरा आकृति क्या आपका वर्ग, तीसरा आकृति आपका वर्ग, मैंने आपके लिए बना लिया वर्ग। चलिए अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 3, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 6 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक ये है 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। चलिए यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2, तो ये हो गया आपके पास 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये हो गया हमारा त्रिभुज, तो ये हो गया पहला आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होगा आपके पास 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बहुत ही सरल है, हो जाएगा देखिए 1/2 गुने आधार कितना है, आधार है 3 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 4। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये जोड़ अब किसका निकालना है, अब हमें निकालना है आयत का। तब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा, बताएंगे सर बच्चे क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। तो 6 गुने 5, तो यह आ जाएगा 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है नीचे वाला वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो कि हमारा आकृति कौन है 3 नंबर वाली आकृति है, ये हमारी 2 नंबर वाली है, ये हमारी 1 नंबर वाली है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, तो 2 गुने 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ, चलिए जोड़ देते हैं हम लोग तीनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये आया है आपके पास 6, इसका आ गया 30 और इसका आ गया नीचे वाला का 4, तो टोटल कितना गया, टोटल हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, सारे सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। कभी भी अगर आपके पास जटिल आकृति है तो उसको क्या कीजिए, आप अलग अलग आकृति में तोड़ लीजिए और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो इस प्रकार इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इस जटिल आकृति का क्षेत्रफल आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करना आपको, टी टाइप करना। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकाल लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क निकाल लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाली वर्कशीट निकाल लेंगे। चलिए हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नवाली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें बोला है एक ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आपका समलंब चतुर्भुज में बनाते हैं, ध्यान देंगे। एक ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं, इसलिए समांतर भुजाएं हैं, इनकी लंबाई दी है देखिए ये 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर
और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो 4 + 6 गुने इनके बीच की दूरी कितनी है वो है 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कट जाएगा 6 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको कि राम एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मतलब समलंब चतुर्भुज का आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। लंबाई में 3 गुना है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल इतना है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतना है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए मैं बनाता हूं एक समलंब। ये मैंने एक बना दिया एक समलंब चतुर्भुज वाला इसका खेत। ठीक है ABCD, है ना। चलिए अब ध्यान देंगे सर बच्चे ध्यान देंगे। देखिए अब बोल रहा है कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, जो नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ठीक है मान लेते हैं कि अगर ये जो है ये आपकी नदी के साथ वाली है और ये क्या है ये जो है आपका सड़क के साथ वाली है। ये सड़क के साथ वाली है और ये जो है आपका नदी के साथ वाली भुजा है। ठीक है ये वाला जो भुजा नदी के साथ वाली भुजा है। ठीक है लंबाई में 3 गुना ज्यादा है ना। कहने का मतलब जो नदी के साथ वाली जो भुजा है लंबाई में 3 गुना ज्यादा है। यानी अगर मान लीजिए अगर ये x है ये कितना होगा ये होगा 3x, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया क्षेत्रफल दिया गया 10,000 मीटर स्क्वायर और इन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई हमें 100 मीटर। अब हमें बोला गया नदी के साथ वाली भुजा मतलब हमें 3x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। हमें सिर्फ इसका डायग्राम बनाना था। बाकी ये प्रश्न बहुत ही सरल है। अब देखिए इस प्रश्न से हमें इसको क्या मिला हमें ये मिला कि जो सड़क के साथ वाली भुजा उसकी लंबाई x है। जो नदी के साथ वाली भुजा है उसकी लंबाई 3x है और इनके बीच की दूरी जो है वह 100 मीटर। चलिए तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है एक x है एक 3x है। तो x + 3x गुने इनके बीच की दूरी कितनी है 100 और इनका क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 बराबर हो गया 1/2 गुने x + 3x कितना होगा 4x गुने 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो इस प्रकार ये हुआ 100 बराबर 2x। ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भागे में 100/2। तो ये हो जाएगा x। तो यहां से x का मान आया 2 × 5 = 10 यानी यहां से x का मान आया 50 मीटर। तो ये तो हो गया आपका सड़क के साथ वाले भुजा की लंबाई। लेकिन हमें किसका लंबाई ज्ञात करना है हमें लंबाई ज्ञात करना है 3x की। तो 3x कितना होगा 3x हो जाएगा 3 गुने 50। तो ये हो जाएगा आपके पास 150 मीटर। कितना हो जाएगा 150 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चलिए इसको मैं क्या थोड़ा सा जूम करता हूं ध्यान देंगे। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था चलिए
इसी प्रकार एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सवाल है आपका प्रश्न संख्या, वो सवाल है आपका प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। चलिए प्रश्न संख्या 4 को भी देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 को भी देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्नों को अपने नोटबुक में बना लेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को अपने नोटबुक में बना लेंगे। ठीक है, चलिए हमें बोला है एक समलंब की आकार के खेत ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है और बीसी की लंबाई 48 मीटर, सीडी की लंबाई 17 मीटर, तो एडी की लंबाई कितनी दी है, क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान देंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको एक बार बनाता हूं। देखिए अब यहां पर देखिए समांतर भुजा एडी और बीसी है, चलिए हो गया बीसी और ये हो गया आपका ए डी, है ना। एडी की लंबाई दी आपको 40 मीटर और बीसी की लंबाई दी आपको 48 मीटर और डीसी की लंबाई दी आपको 17 मीटर। डीसी की लंबाई कितनी दी है, 17 मीटर, और हमें एडी की लंबाई नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एडी भुजा है वो समांतर भुजा एडी बीसी पे लंब है, एडी पर भी लंब है और बीसी पर भी लंब है। इसका मतलब ये क्या है, ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। यहां तो समझ में आ गया सर बच्चों को, इसका मतलब क्या है, ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जो ए बी भुजा है ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कुल लंबाई कितनी दी गई है, 120 मीटर, मतलब हमें परिमाप दिया गया है। चलिए तो क्या करते हैं, परिमाप क्या बराबर, परिमाप किससे बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब परिमाप कुल कितना दिया, 120, ये बराबर होगा एबी का मान कितना है 40 प्लस एबी का मान हमें निकालना है, हमें यही दूरी निकालना है एबी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए दूरी, यही हमें दूरी ज्ञात करना है। प्लस बीसी के मान दिया 48 प्लस सीडी के मान दिया 17 प्लस एडी का मान दिया 40। चलिए 120 बराबर दूरी प्लस ये हो जाएगा 105। तो हमें अगर ये दूरी निकालनी है, इनके बीच की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या होगी, ये हो जाएगी 120 माइनस 105, तो ये आ जाएगी आपके पास 15 मीटर, ये आ जाएगी आपके पास 15 मीटर, यानी दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 15 मीटर, है ना। चलिए अब बहुत ही सरल होगा, हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजा, समांतर भुजा कौन है 40 मीटर और 48 मीटर। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, 40 मीटर प्लस 48 मीटर गुने इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 15 मीटर, क्या है 15 मीटर। चलिए गुना कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुने 40 और 48 कितना होता है, ये होता है आपके पास 88 गुने 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो ये जगह 15 चौका 60, अब 15 चौका 60 और 6 66, तो 660 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 660 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सर बच्चे आगे यहां तक समझ में सारे बच्चों को, तो बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न को कहां बनाएंगे, अपने नोटबुक में बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ले लें सर बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत नहीं बहुत नहीं। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट आपको,
तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ऐसे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ठीक है, चलिए तो क्षेत्रफल हो गया आपका 16 बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। अब हमें पता है कि जैसे हम लोग वर्ग हटाते हैं, जैसे हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्गमूल चला जाएगा। तो वर्गमूल ऑफ 16 हो जाएगा, तो वर्गमूल ऑफ 16 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, है ना। तो जिन बच्चों का प्रश्न नंबर 3 में डाउट था, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। समझ में आ गया। चलिए एक बच्चा का डाउट है सर प्रश्न नंबर 2 में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए हमें बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, और भुजा की लंबाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को प्रश्न नंबर 2 में डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 6.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों के तीनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं इसमें एक प्रश्न बताता हूं, बाकी दोनों प्रश्न आपको बना लेनी है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूं, बाकी और 2 प्रश्न आपको खुद से कर लेने हैं। तीनों के तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, तीनों के तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। मैं एक बताया हूं, बाकी 2 प्रश्न आप लोगों को बना लेनी है। अगर फिर भी डाउट होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। हमें बोला है वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है यदि उसका क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो ये क्वेश्चन में 2 ही है। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया भुजा का वर्ग, यानी इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल कितना हुआ, 625 बराबर हो गया भुजा का वर्ग। तो जैसे हम लोग भुजा का वर्ग यानी वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो दूसरी तरफ हो गया वर्गमूल। तो वर्गमूल ऑफ 625 कितना होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई 25 सेंटीमीटर, है ना। भुजा कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुने भुजा। तो ये होगी 4 गुने भुजा कितनी है, भुजा आपके पास 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 सेंटीमीटर। तो वर्ग की परिमाप कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 बने। चले एक बार बताते हैं, चलो प्रश्न नंबर 3 बताता हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार मैं आपको प्रश्न नंबर 3 बता दूं, ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 इसी प्रकार का प्रश्न है। ये प्रश्न बोल रहा है आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप हमें 16 मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, है ना। अब देखिए परिमाप हो गया आपके पास 16 मीटर बराबर 4 गुने भुजा। तब अगर हम भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, 16 मीटर बट्टा 4, तो ये हो जाएगा भुजा। अब देखिए यहां से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 एकम 4, 4 4 जा 14, तो ये हो जाएगा भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आएगा 4 मीटर। भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 4 मीटर। तो इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। और भुजा की लंबाई कितनी है, ये भुजा की लंबाई है 4 मीटर गुने 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को प्रश्न नंबर 3 में डाउट था उनका भी डाउट क्लियर हो गया। जिन बच्चों को प्रश्न नंबर 3 में डाउट था उनका भी डाउट क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ले लिया आपने। चलिए देखिए प्रश्न संख्या, हाँ प्रश्न संख्या
2 में 25 सेंटीमीटर कैसे आए, प्रश्न संख्या 2 में 25 सेंटीमीटर कैसे आए। तो सारे बच्चों को पता है कि रूट जो होता है रूट 6 से 25 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 25। और जब 2 मिलता है तो 2 मिलकर एक बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार वर्गमूल ऑफ 6 से 25 कितने के बराबर होता है, 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आगे समझ में, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृति, ठोस आकृतियां, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया है। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे त्रिविमीय आकृति क्या होती है, ठोस आकृति क्या होती है, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। ठोस आकृतियां क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है, 3D शेप क्या होती है, सभी के सभी बच्चे बताएंगे 3D शेप क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3D शेप जो होती हैं ऐसी आकृतियां जिनके पास 3 विमाएं हो, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसी आकृतियां जिनके पास 3 विमाएं हो, चौड़ाई बोल दीजिए, ऊंचाई बोल दीजिए, मोटाई बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ऐसी आकृतियां जिनके पास 3 विमाएं हो उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं, उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अभी सोच समझेंगे कैसे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पास लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है। तो मैंने आपको एक उदाहरण के जरिए समझाया था। चलिए अब सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे, सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे। देखिए मैंने आपके लिए बना रखा है, देखिए चलिए ये ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए इसको ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये क्या है, एक आकृति है, ये क्या है, एक आकृति है। इस आकृति में क्या है, देखिए पहले सारे बच्चे ध्यान देंगे, इधर से देखिए, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। देखिए ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी लंबाई, और ये हो गई आपकी ऊंचाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ये देखिए ये हो गई चौड़ाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। देखिए ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी ऊंचाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो इस प्रकार इस आकृति कितने विमाएं हैं, इस आकृति के पास 3 विमाएं हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान देंगे। देखिए ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, अच्छा ठीक है, अच्छा इसे अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा सर बच्चों को, ठीक है। देखिए ये देखिए ये लंबाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, और देखिए इधर से देख लीजिए आप, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। मतलब कितना ये मोटा, मोटाई हो जाएगा, ये मोटाई उसी को बोल देंगे चौड़ाई। ये हो जाएगा आपकी ऊंचाई, और ये हो जाएगी आपकी लंबाई। तो ऐसा आकृति जिनके पास 3 विमाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, 3D शेप, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिए मेरे पास एक क्यूब भी रखा गया है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए सेम इसी प्रकार, देखिए ये हो जाएगी इसकी लंबाई, ये क्या दिख रहा है इसका, देखिए ये होगी लंबाई, ये लंबाई, और ये इसकी हो जाएगी ऊंचाई, है ना, ये इसकी लंबाई, ये इसकी ऊंचाई, और ये जो इसका कॉर्नर वाला हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन हमें पता है क्यूब में क्या होता है, सारे के सारे बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या समझना है आपको, अभी के लिए ये समझना है कि ऐसा आकृति जिनके पास 3 विमाएं हो। 3 विमाएं कहने का मतलब देखिए, चलिए इसको अच्छे इधर से देख लेते हैं, ध्यान देंगे इधर से। देखिए ये हो जाएगी हमारी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी चौड़ाई। ध्यान दें, देखिए फिर से देखिए, ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई, और ये हो जाएगी देखिए कॉर्नर वाला क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी चौड़ाई, है ना। तो इस प्रकार ऐसी आकृति जिनके पास 3 विमाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं त्रिविमीय आकृति, 3D शेप। अगर सारे बच्चों को ये 3D शेप समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को ये 3D शेप समझ में आ गया है कि 3D शेप क्या होती है, तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि ये जो हमारे पास दिया गया है, ये जो हमारे पास दिया गया है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, ये जो हमारे पास एक आकृति दी गई है, ये आकृति क्या 3D शेप है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। अगर ये हमारे 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है कैसे पता चला, तो हमें पता है कि कोई भी आकृति जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहेंगे। कैसे ध्यान देंगे, देखिए सारे बच्चे देखिए, अगर ये इसकी लंबाई है,
और ये इसकी चौड़ाई है, तो और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसका मतलब इस आकृति का कितनी विमाएं हैं, 3 विमाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 3D शेप है, 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमारी त्रिविमीय आकृति है। तो ऐसा आकृति जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वे त्रिविमीय आकृति कहलाते हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ऐसी आकृति जिनके पास 3 विमाएं होती हैं उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी आकृति आपके त्रिविमीय आकृति कहलाती है। जैसे कि ये आपको एक घनाभ दिख रहा होगा जिसमें कि देख सकते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई और ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। तो इस प्रकार ये हो गई क्या, ये हमारी हो गई 3D शेप, ये हो गई हमारी 3D शेप। उसी प्रकार देखिए ये हो गई घन, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो ये भी क्या हो गई, ये भी हमारी हो गई त्रिविमीय आकृति 3D शेप, है ना। चलिए अब इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका नीचे वाला वृत्त। तो वृत्त तो ऑलरेडी आपके पास, उसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अब इसके पास बीच में आ गया किसकी, ऊंचाई। तो यह हमारी हो गई 3D शेप, है ना। चलिए इसी प्रकार ये देखिए आपके पास एक शंकु दिख रहा होगा। तो ये हो गई हमारे नीचे वाली, इसके पास वृत्त है, इसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों होती है और इसके पास बीच वाली हो गई इसकी ऊंचाई। तो ये हो गई हमारी 3D शेप। इस प्रकार ये 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति हैं जो कि आपको याद रखनी है कि ये चारों चारों क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृति होती हैं। चलिए अब मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो कि आपको आते होंगे जो कि त्रिविमीय आकृति के उदाहरण होंगे। चलिए बताते चलिए एक उदाहरण कि कौन कौन से उदाहरण आपको याद है कि जो त्रिविमीय, बॉल, दरवाजा, बुक, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने भी लिख रखा है। देखिए पहला क्या है आपका बॉल, फुटबॉल जो है, ठीक है। ये भी क्या आपका 3D शेप है क्योंकि इसमें 3 विमाएं हैं। उस पर देखिए क्यूब, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा था आपको क्यूब, ये भी दिखे आपकी, इसको देखिए लंबाई, ये गई चौड़ाई और ये गई आपकी ऊंचाई। यानी ऐसा आकृति जिनके पास 3 विमाएं हो उससे कहते हैं 3D शेप। तो देखिए ये हो गया आपका बकेट, बाल्टी, ये भी आपका त्रिविमीय आकृति है, 3D शेप है। ये हो गई आपकी बुक, ये भी हो गई आपकी बुक, तो ये भी आपकी हो गई त्रिविमीय आकृति, है ना। ये भी हो गई आपकी त्रिविमीय आकृति। तो इस प्रकार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस प्रकार आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन फोन आ गया, दोबारा समझाना। चलिए एक बार फिर से, चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आए वे बच्चे वेट करेंगे, उनको मैं फिर से समझाता हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति जिनके पास 3 विमाएं हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, वैसी आकृतियों को हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। त्रिविमीय मतलब 3D शेप कहते हैं। त्रि मतलब होता है 3, विमीय मतलब होता है विमाएं, डायमेंशन, और आकृति मतलब शेप। ऐसी आकृति जिनके पास 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशन होता है, उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उन बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए त्रिविमीय आकृति कहने का मतलब है ऐसी आकृति जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए ये हो गया आपके पास लंबाई,
ये हो गई आपके पास चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई ये आपकी थ्री डी आकृति नहीं होगी, ये थ्री डी नहीं होगी। अब देखिए ये होगी आपकी लंबाई। अब देखिए इसमें क्या आएगी आपकी ऊंचाई। इसमें भी आपके दो आकृति है, यानी ये भी थ्री डी नहीं होगी, ये टू डी होगी, है ना। चलिए इस प्रकार ये देखिए ये होगी आपकी लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई, यानी ये भी टू डी हो गई, यानी ये भी थ्री डी नहीं है। चलिए इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं तो देखिए ये होगी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई। यानी ऐसी आकृति जिसके पास तीन विमाएं हो वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी थ्री डी शेप कहलाती हैं, त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। आगे समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार हमारी त्रिविमीय आकृति क्या होंगी, ऑप्शन डी जो है हमारी त्रिविमीय आकृति होगी। चलिए अब इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक एक थ्री डी शेप के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। और घनाभ के बारे में पढ़ने के वक्त हम लोग पढ़ेंगे फलक क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे किनारा क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष क्या होते हैं। ठीक है, अनिशा राय से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप क्लास के बाद रुक जाइएगा और हमसे पूछ लीजिएगा कि क्लास कब चलती है, क्लास की टाइमिंग क्या होती है, सारी चीजें मैं आपको क्लास के बाद अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए क्या करना है, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए घनाभ हम लोग पढ़ते हैं, घनाभ क्या होता है, तो सबसे पहले हम घनाभ समझते हैं कि घनाभ क्या होता है। तो घनाभ जो होता है ये होता है एक ऐसे त्रिविमीय आकृति होती है, बंद आकृति होती है, थ्री डी शेप होती है, जिसके पास 6 आयताकार फलक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। सारे बच्चों का ध्यान कहाँ रहना चाहिए, अभी सारे बच्चों का ध्यान अभी स्क्रीन पे रहनी चाहिए। ठीक है, सारे बच्चों का ध्यान कहाँ रहना चाहिए, स्क्रीन पर रहनी चाहिए कि घनाभ कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक आयत बनाता हूँ, ध्यान देंगे। ये हो गया, ये हो गया आपके लिए आयत। ये मैंने क्या किया आपके लिए आयत बनाया, ये क्या है आपका आयत। तो देखिए ये आयत जो है इसके पास देखिए लंबाई है और इसके पास चौड़ाई है। तो अभी तो ये द्विविमीय आकृति है जिस पर दो विमा होता है, मतलब अभी तो ये 2D शेप है। अगर हमको इसको 3D में बनाना है और हमको अभी इसको 3D बनाना है, यानी इसके लिए एक विमा और हमें लानी पड़ेगी। और उस विमा को हम लोग कैसे लाएंगे, चलिए हम क्या करते हैं, इसको एक ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई इसको बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसका ऊंचाई बनाते हैं। चलिए इसको मैं कुछ ऊंचाई तक बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी कुछ ऊंचाई बढ़ा दी। तो मैंने क्या किया, इसकी कुछ ऊंचाई मैंने इसकी बढ़ा दी। तो जो इसकी ऊंचाई होती है, तो यानी किसी भी आकृति के पास अगर 3 विमाएं हो जाती है, जैसे कि ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई ऊंचाई, ये इसकी कितनी हो गई, ये इसकी हो गई ऊंचाई, है ना, ये इसकी ऊंचाई हो गई। यानी अब इस आकृति के पास कितनी विमाएं हो गई, तो देखिए इस आकृति के पास 3 विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमें पता है कि किसी भी आकृति के पास अगर 3 विमाएं हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो 3D शेप कहलाती हैं। और इस 3D शेप का नाम है घनाभ। इस 3D शेप का नाम है घनाभ। क्यों, घनाभ जो होता है वो आयत को h ऊंचाई तक बढ़ाने से बनता है। ये क्या है, ये हमारा शुरू में क्या था, ये हमारी थी आयत, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी आयत, ये हमारी क्या थी आयत। यानी आयत को हम अगर ऊंचाई दे देते हैं, आयत को अगर हम ऊंचाई दे देते हैं तो क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिर्फ आयत रहता है तो उससे हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन, द्विविमीय आकृति। लेकिन जब इसे हम ऊंचाई दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है घनाभ। तो ये हो जाता है हमारा 3 डायमेंशन 3D शेप त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि घनाभ क्या होता है। घनाभ जो होता है, आयत को अगर हम लोग ऊंचाई दे देते हैं, आयत को हम लोग कुछ फैला देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। उससे क्या बनता है, उससे हमें घनाभ मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा, देखिए ये सामने वाला क्या था, ये सामने वाला हमारा हो गया, ये था हमारा आयत, ये था हमारा आयत। और इसको क्या किया हम लोग, इधर ऊंचाई दे दिए, तो ये हमारा बन गया घनाभ।
अब आता है बात की घनाभ है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास घनाभ मिल गया हमें। चलिए मान लीजिए हमें घनाभ मिल गया। अब हमें घनाभ में क्या क्या चीजें जाननी होती है? तो सबसे पहले हमें जाननी होती है फलक क्या होती है, फिर हमें जाननी होती है कि किनारा क्या होता है, फिर हमें जाननी होती है कि शीर्ष क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अगर घनाभ हमें मिल जाता है तो सबसे पहले हमें सीखना रहता है फलक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस क्या होता है, फिर सीखना रहता है किनारा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एड्स, एड्स क्या होता है, फिर हमें सीखना रहता है वर्टेक्स क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सारे बच्चे हमारे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये दिख रहा है सर बच्चे को, अभी दिख रहा है सर बच्चे को, दिख रहा है सर बच्चे को। अगर सर बच्चे को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। दिख रहा है सर बच्चों को? चलिए दिख रहा है ना, देखिए अब देखिए हमें पता करना है घनाभ। तो घनाभ क्या होता है, आयत से मिलकर बना होता है। आयत को जब हम लोग ऊंचाई दे देते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो देखिए अगर इसको सामने से देखिएगा तो ये क्या दिख रहा है, ये देखिए ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। तो सामने से क्या दिख रहा है, सामने से तो ये हमें आयत दिख रहा है, सामने से तो ये हमें आयत दिख रहा है। अभी मैंने स्क्रीन ऑफ किया, अभी मैं मुझे देखिए आप लोग सारे बच्चे मुझे ध्यान देंगे, सारे बच्चे मेरे तरफ ध्यान देंगे, सारे बच्चे मेरे तरफ सारे बच्चे ध्यान देंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया आपकी लंबाई और ये हो जाएगा आपकी चौड़ाई। ठीक है, ये तो हो गया आयत। अब हम इसको घनाभ कैसे बनाना है, तो घनाभ बनाने के लिए इसके लिए हमें इसको ऊंचाई देनी पड़ेगी। चलिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके मैंने दिखाया, देखिए ध्यान देंगे, देखिए ऐसे करके दिखाया, देखिए ऐसे करके दिखाया, देखिए ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, और देखिए ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई, ये इसकी हो जाएगी चौड़ाई। तो इस प्रकार ये हमारी क्या बन गई, इस प्रकार ये हमारी घनाभ बन गई, इस प्रकार ये हमारी क्या बन गई, इस प्रकार ये हमारी घनाभ बन गई। ठीक है, अब आती है बात इसमें कि सर इसमें फलक क्या होती है, फेस क्या होता है। फलक क्या होती है, फेस क्या होता है, बहुत ही सरल है। अगर देखिए मैंने इसको सामने से आपको रखा है तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये वाला दिख रहा है सरफेस, ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र आपकी फलक कहलाएगी, ये क्षेत्र क्या कहलाएगी, फलक कहलाएगी। तो इस प्रकार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, बताइए सर बच्चे। देखिए मैंने इसको सामने सर दोबारा समझाना। चलिए मैं फिर से सुनाता हूँ, अगर आपको कुछ भी बोलना है माइक ऑन मत कीजिए, चार बोल दीजिए, मैं फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घनाभ क्या होता है। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ घनाभ क्या होता है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए घनाभ जो होता है आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया सामने वाला, ये हो गया आयत जिसका लंबाई हो और चौड़ाई हो, है ना। अब इसको अगर हम ऊंचाई देते हैं, मतलब इसका 3 डायमेंशन जो त्रिविमीय हो जाए, क्या हो जाएगा, देखिए तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे देखिए इसको ऊंचाई दे दिया, इतना फैला दिया मैं इसको, ये हो गया हमारी घनाभ। अब आती है बात की घनाभ के पास फलक होते हैं, तो फलक हम लोग किसे कहते हैं, फेस हम लोग किसे कहते हैं, तो ध्यान में देखिए ये सामने वाला क्या दिख रहा है, ये सरफेस दिख रहा है, क्षेत्र दिख रहा है। तो जो 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 सरफेस, जो जो क्षेत्र आपको दिखते हैं, जो जो क्षेत्र, जो जो फलक आपको दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फेसेस कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। जैसे कि जैसे ये वाला दिख रहा है क्षेत्र, तो ये आपके एक फलक हो गए, एक क्षेत्र हो गए। इसी प्रकार देखिए मैंने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है, तो ये आपके एक फलक हो गए। इसी प्रकार जस्ट इसके पीछे एक फलक होगा, चलिए मैं इसके जस्ट इसके पीछे, ये आपके एक फलक हो गए, ये आपके क्या हो गए, एक फलक हो गए, जिसमें देखिए मैंने दो रखा है, दो लिख रखा है, ये आपका दूसरा फलक हो गया। ठीक है, चलिए अब आती है बस तीसरा फलक। अगर आप इसको ऐसे देखिएगा, देखिए दिख रहा है ऐसे, ये आपका हो गई तीसरा फलक। ठीक है, मतलब जो आपको सामने से दिखे, तो ये आपका एक सरफेस हो गया तीसरा फलक। जस्ट इसके पीछे एक और होगा, तो ये हो गया देखिए आपके चौथा फलक। दिख रहा है आपको, चलिए अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चलिए अभी दिख रहा होगा, ये हो गया आपका चौथा फलक। ठीक है, अब देखिए ये आपके हो गया पांचवा फलक और ये हो गया आपके छठवां फलक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे एक बार फिर से रिपीट, देखिए ये देखिए दिख रहा है, ये हो गया आपका पहला फलक, ये हो गया आपका पहला फलक, जो आपके सामने से जो क्षेत्र दिखा है पहला फलक, ये हो गया इसके जस्ट पीछे दूसरा फलक। ठीक है, और ये हो गया आपके तीसरा फलक, और ये हो गया आपके चौथा फलक, और ये हो गया आपके पांचवा फलक, और इसके पीछे क्या हो जाएंगे, छठवां फलक, है ना। तो ये हो गया आपके घनाभ के 6 फलक, 6 फेसेस।
तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, बताएंगे सारे बच्चे घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, तो ये एक सामने वाला जो होता है, एक सामने वाला हो गया, इसके पीछे वाला जो होगा एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ऊपर वाला हो गया 5, एक नीचे वाला हो गया 6। तो इस प्रकार एक घनाभ के पास कितने फलक होते हैं, तो एक घनाभ के पास 6 फेसेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। अगर सारे बच्चों को ये फलक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये फलक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, घनाभ के पास 6 फलक होता है, घनाभ के पास 6 फलक होता है। अब आती है बात की किनारा कितना होता है, तो किनारा वो होता है जहां पे 2 फलक मिलती हैं। तो जहां पे 2 फलक मिलती हैं, कहने का मतलब देखिए, एक फलक ये ऊपर वाला हो गया और एक फलक ये नीचे वाला हो गया, ये कहां पे मिल रही है, किस रेखा पे मिल रही है, तो ये जो है इस रेखा पे मिल रही है। और किस रेखा पे मिल रही है, तो इस रेखा पे मिल रही है। और किस रेखा पे मिल रही है, तो इस रेखा पे भी मिल रही है, इस रेखा पे मिल रही है। ये सारे के सारे जो रेखा खंड है ये क्या कहलाएंगे, ये हमारी किनारा कहलाएंगे। ये सब हमारे कितने क्या कहलाएंगे, ये हमारे किनारा कहलाएंगे। देखो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि एक घनाभ के पास कितने किनारे होंगे, एक घनाभ के पास कितने किनारे होंगे, एक घनाभ के पास कितने किनारे होंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे एक घनाभ के पास कितने किनारे होंगे। चलिए मैं काउंट कर लेता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे, मैं काउंट कर लेता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए तो सबसे पहला किनारा ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा 2, ये हो गया आपका तीसरा 3, ये हो गया आपका चौथा 4, ये हो गया आपका पांचवा 5, ये हो गया आपका छठवा 6, ये हो गया आपके 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपके 12। इस प्रकार घनाभ के पास कितने किनारे होंगे, जल्दी बताइए सब बच्चे, घनाभ के पास कितने किनारे होंगे, घनाभ के कितने किनारे होंगे, तो घनाभ के जो होंगे आपके कितने किनारे होंगे, तो घनाभ क्या होंगे 12 किनारे। कितने किनारे होंगे, 12 किनारे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, इस प्रकार हमें यह पता चल गया कि घनाभ की जो फलक होती है, घनाभ की जो फलक होती है वो होती है 6, और इन फलकों जिन रेखाखंड पे मिलती है वो क्या होती है, उनकी क्या कहलाती है, किनारा कहलाती है, एज कहलाती है। वो कितनी होती है, वो होती है 12। अब आती है बात की घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष हम लोग कैसे देखते हैं, शीर्ष हम लोग कैसे देखते हैं, जहां पे फलक, जहां पे जैसे कि हम लोग जैसे 2D से पे क्या देखते थे, देखिए ये एक भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। तो ये दोनों भुजा जिस बिंदु पे मिलती थी, यहाँ पे मिल रही है इस बिंदु पे, इस बिंदु क्या बोलते थे, इस बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए ये एक हमारे किनारा हो गई, चलिए इसको मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ, ये एक हमारी किनारा हो गई, ये एक हमारी किनारा हो गई, और एक ये मेरा किनारा हो गया। तो जहां पे हमारी किनारा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां पे हमारे शीर्ष बनते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमारे किनारा मिलते हैं, जहां पे जिस बिंदु पे हमारे किनारे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे हमारे शीर्ष कहलाते हैं। तो इस प्रकार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि एक घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, जल्दी बताएंगे। एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा शीर्ष ये हो गया, तीसरा शीर्ष ये हो गया, चौथा शीर्ष ये हो गया, पांचवा शीर्ष ये हो गया, छठा शीर्ष ये हो गया, सातवां शीर्ष ये हो गया, और 8वां शीर्ष ये हो गया। तो इस प्रकार घनाभ के पास कितने शीर्ष होते हैं, तो एक घनाभ के पास 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। चलिए अगर ये तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चों को स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको 30 सेकेंड के अंदर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला है एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, क्वेश्चन बोला गया है एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। लास्ट 15 सेकेंड,
चलिए 12 सेकेंड, 10 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं क्या बोला है। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? अभी मैंने बताया कितने शीर्ष होते हैं। चलिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। कितने शीर्ष होते हैं? 8, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 1 मिनट का वक्त। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बोला गया क्वेश्चन कि दिए गए घनाभ में हर रंग से क्या दर्शाया गया है। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक ही ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया हो, सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। चलिए क्या बोला गया है? हर रंग से क्या दर्शाया गया? जी ये हर रंग है, क्या है हमारे? ये हमारे हैं किनारा। ये हमारे क्या है? किनारा। जहां दो फलक मिलती हैं वहां क्या बनता है? वहां बनता है किनारा। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों ने घना पढ़ा है उसी प्रकार हम लोग घन भी जानते हैं। तो एक बार मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ, सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे कि घन किससे मिलकर बनता है। घन जो है किससे मिलकर बनता है? घन जो है किससे मिलकर बनता है? तो घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है। घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है। जब वर्ग को हम लोग h ऊंचाई तक, स्क्वायर को जब हम लोग h ऊंचाई तक बढ़ाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें घन प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि घन किससे बनता है? तो घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है। वर्ग से मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि बताएंगे सारे बच्चे कि घन के पास कितनी फलक होती हैं? जल्दी बताएंगे। घन के पास भी कितनी फलक होंगी? घन के पास भी कितनी फलक होंगी? फलक मैंने पूछा है कितनी फेसेस है, कितनी सरफेस होती है? बहुत नहीं। चलिए मैं आपको सभी बच्चों को एक बार दिखा देता हूँ, फलक घन को दिखाते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे एक बार। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये आपकी घन। चलिए ये आपकी क्या है? घन। इसकी इसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी सभी इसका सरफेस क्या होती है? फलक क्या होती है? बराबर होती है। देखिए तो एक फलक ये हो गई, दूसरी फलक ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, इस प्रकार एक ये हो गई पांचवी, और ये हो गई एक छठी। जो आपको सामने से दिखे, जो क्षेत्र सामने से दिखे, ये आपकी फलक कहलाती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार घन के पास भी कितनी फलक होती हैं? तो घन के पास भी 6 फलक होंगे। घन के पास भी कितनी फलक होंगी? 6 फलक होंगी। चलिए इसी प्रकार घन के पास किनारा कितनी होंगी? जल्दी बताएंगे, घन के पास किनारा कितनी होंगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने घन के पास किनारा होगा उतने घन के पास भी किनारा होगा। तो कौन कौन से? ये किनारा हो गया, ये हो गया। इस प्रकार घन के पास में कितनी किनारा होगी? 12। चलिए इसी पर बताइए घन के पास कितनी शीर्ष होंगी? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, घन के पास कितनी शीर्ष होंगी? तो घन के पास 8 शीर्ष होंगी। समझ में आ गया? तो जितना घन आपके पास होता है उतना ही घन के पास होता है। इतना समझ में आ गया सर बच्चों को? चलिए अगर यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। सारे बच्चों से उम्मीद किया जा रहा है कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला गया है एक घन के कितने किनारे होते हैं? एक घन के कितने किनारे होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 15 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। एक घन के कितने किनारे होते हैं? किनारे क्या कहलाते हैं? किनारे क्या कहलाते हैं? किनारे वो होते हैं जहां दो फलक मिलती हैं, वो हमारे किनारे कहलाती हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट
10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे, देखिए पहला किनारा, देखिए ये हो गया पहला किनारा, मैं लिखते चलता हूं, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। इसी प्रकार ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा, और ये हो जाएगा आपका सातवां। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका आठवां, ये हो जाएगा आपका नौवां, ये हो जाएगा आपका 10वां, और ये हो जाएगा आपका 11वां, ये हो जाएगा आपका 12। इस प्रकार एक घन के कितने किनारे होंगे, तो एक घन के 12 किनारे होंगे। ऑप्शन सी जो है हमारे सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारे सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घन पर कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आज का होमवर्क है आपका प्रश्नावली 9.1 जो कि पेज नंबर 124 में है। सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो आप लोग वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा